हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की सीरीज कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें आज चैप्टर नंबर 9 को हम लोग करेंगे, जो मॉडरेट फेज वाला चैप्टर है, फाउंडेशन ऑफ द मॉडरेट फेज। उस चैप्टर को आज हम लोग कवर करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हमने सेंड कर दिया है, अब हम लोग इसके आंसर्स की डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, Wood's dispatch supported English education but completely neglected female education। देखिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था, चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था एजुकेशन पर, वो आया था आपका 1854 में। ठीक है, इस 1854 के डिक्लेरेशन में इन्होंने फोकस किया था फीमेल एजुकेशन पर भी। ठीक है, it didn't neglected it but it supported female education। दूसरा, इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी सेटअप बाय ईश्वर चंद विद्यासागर इन 1916। ठीक है, जो क्वेश्चन का पार्ट है उसमें जो इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी है, इसको ईश्वर चंद विद्यासागर ने नहीं स्टैब्लिश किया था, बल्कि इसको स्टैब्लिश किसने किया था? एक प्रोफेसर थे D.K. कार्वे। D.K. कार्वे, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था 1916 में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी। तो पहला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आप इसमें डी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द मॉडरेट्स वर कॉल्ड सो बिकॉज। मॉडरेट्स को, यानी कि जो नरमपंथी हैं, उदारवादी हैं, उनको उदारवादी क्यों कहा जा रहा है? नंबर 1, दे हैड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जो मॉडरेट्स हैं उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधायिका परिषद में भागीदारी को मना किया। देखिए, मॉडरेट्स इसलिए कभी भी काउंसिल्स में एंट्री को मना नहीं करते हैं, वे बल्कि सपोर्ट करते हैं और बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट से थ्रू पिटीशन रिक्वेस्ट मांगते हैं कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री दी जाए। तो पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट, दे बिलीव्ड इन कन्फ्रंटेशन रादर देन परसुएशन। नहीं, जो मॉडरेट पॉलिसी है वो पिटीशन परसुएशन की है, ना कि कन्फ्रंटेशन की। तो ये दोनों ही पॉइंट गलत हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट भी आपका गलत है और दूसरा पॉइंट भी आपका गलत है। आप इसमें डी लगा सकते हैं। देखिए, जो मॉडरेट्स हैं वो हमेशा पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी डिमांड मंगवाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनको ब्रिटिश गुडविल और जस्टिस पर भरोसा है। ठीक है, वो ये जरूर मानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे कुछ गड़बड़ कर रही है, लेकिन वो ये कतई नहीं मानते हैं कि ब्रिटेन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गलत है, किंग या क्वीन गलत है। तो वो ब्रिटिश गुडविल और जस्टिस पर फेथ रखते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वो कभी भी रेडिकल अप्रोच नहीं रखते, वो केवल और केवल परसुएशन की पॉलिसी, पिटीशंस डालना, इन पर भरोसा करते हैं। तो इसलिए मॉडरेट्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अर्ली नेशनलिस्ट्स। जो शुरुआती नेशनलिस्ट हैं उनके बारे में। नंबर 1, दे कुड नॉट ड्रॉ द मासेस टू देम। ठीक है, यानी कि वे अपने साथ जनता को नहीं जोड़ पाए। मासेस को मतलब जनता, भीड़, लोग, उनको अपने साथ नहीं जोड़ पाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, दे वर एबल टू क्रिएट अ वाइड नेशनल अवेकनिंग of the all Indians, the feeling of belonging to one nation। ठीक है, दूसरा, उन्होंने एक नेशन वाइड आइडिया लोगों को, भारतीयों को दिया कि वो एक देश के निवासी हैं। दूसरा, तीसरा, देयर पॉलिटिकल वर्क वॉज बेस्ड ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन। उनकी जो उनका जो राजनीतिक कार्य है वो धर्म पर आधारित था। नहीं,
जो मॉडरेट, जो अर्ली नेशनलिस्ट्स हैं, वो कहीं पर भी रिलीजियस लाइन पर नहीं जाते, ठीक है। वो रिफॉर्मिस्ट और रिलीजियस रिफॉर्म की बात नहीं करते। वो बेसिकली उनका फोकस है एक इंडिया, एक कॉमन कॉज, एक कॉमन ब्रदरहुड डेवलप करना। और वो मोटे तौर पर आप अगर देखेंगे तो स्पेक्ट्रम में ये साफ साफ लिखा भी हुआ है कि वो लोगों को एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर ऑफ कॉलोनियल रूल समझाने की कोशिश करते हैं। वे रियलिटीज, हार्ड रियलिटीज पर बेस्ड है उनका पूरा का पूरा मूवमेंट, ना कि सेंटिमेंट और रिलीजन पर, ठीक है। ये अर्ली नेशनलिस्ट वाले पैराग्राफ में आपको मिलेगा स्टेटमेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ वे प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, अपने समय के आगे बढ़ने वाले सकारात्मक फोर्सेस हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है, लेकिन तीसरा पॉइंट गलत है। तो आप इसमें ए लगाइए, ओनली 1 एंड 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट इन रिगार्ड्स टू कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस के संबंध में सरकार के एटीट्यूड के बारे में। पहला, द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट वॉज हॉस्टाइल टू द कांग्रेस सिंस बिगिनिंग, ठीक है। जब कांग्रेस बनी तब से लेकर के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनके लिए बहुत ही हॉस्टाइल थी। तो देखिए, जब कांग्रेस बनती है तो पहली बात तो कांग्रेस का फॉर्मेशन भी एक अंग्रेज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सिंस बिगिनिंग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हॉस्टाइल नहीं होती है टुवर्ड्स कांग्रेस। वो केवल इसको मानते हैं कि एक तरीके से ये शिकायतों को दूर करने वाला ग्रुप है, जो जनता की शिकायतें उनको लाएगा हमारे सामने और उनको हम दूर करेंगे और ये जनता के बीच में जाकर के हमारी वाहवाही करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इनिशियल लेवल पर इनका कहीं पर भी विरोध नहीं है, ठीक है। दूसरा, द ऑफिशियल एटीट्यूड्स stiffed further after 1887 when the government failed to persuade the Congress to confine itself to social issues, when the Congress was becoming increasingly critical of the colonial rule. अगर आप स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं तो ये सीधी लाइन ऐसी ही लिखी हुई है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब 1887 में सरकार फेल हो जाती है कांग्रेस को यह समझाने में कि आपको केवल सोशल इश्यूज पर ध्यान देना है, जबकि कांग्रेस कॉलोनियल रूल को क्रिटिसाइज करना चाहती है, जो औपनिवेशिक शासन है उसका विरोध और उसकी आलोचना करना चाहती है। वहां से ऑफिशियल जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का टुवर्ड्स कांग्रेस वो चेंज हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। तीसरा, द गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टुवर्ड्स द कांग्रेस, और इसके बाद कांग्रेस के लिए गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाती है, क्योंकि वो ये समझ जाती है कि ये एक प्रोबेबल खतरा है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहीं पर आपको मिल जाएगा, लॉर्ड डफरिन ने जो है कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सेडिशन कहा है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो बार बार इनके लिए क्या टर्म यूज करती है, सेडिशियस ब्राह्मण्स, डिसलॉयल बॉबूज, इस तरीके के टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, केवल पहला स्टेटमेंट गलत है। तो आप इसमें लगाइए सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्ली नेशनलिस्ट मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? जो अर्ली नेशनलिस्ट मेथोडोलॉजी है उसके बारे में यह क्वेश्चन है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन फॉलोइंग एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिव एक्शंस। जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते हैं और एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिव एक्शंस भी करते हैं। तो अर्ली नेशनलिस्ट मेथोडोलॉजी में एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिव एक्शंस इंक्लूड नहीं होते। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, क्रिएट पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया एंड कैंपेन फॉर सपोर्ट ऑफ इंडियन डिमांड्स इन इंग्लैंड। तो अर्ली नेशनलिस्ट ये कोशिश करते हैं कि भारत में एक पब्लिक ओपिनियन बनाई जाए और इंडियन डिमांड्स को इंग्लैंड में प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। तीसरा, मेंटेनिंग पॉलिटिकल कनेक्शंस विद ब्रिटेन इन इंडियाज इंटरेस्ट एट दैट स्टेज। और वो ये मानते हैं कि हमें ब्रिटेन से अच्छे रिलेशन रखने हैं जिससे भारतीयों के हित
संभव हो सके। तो अर्ली नेशनलिस्ट मेथोडोलॉजी में, ठीक है, वो कहीं से भी एक्स्ट्रा लेजिस्लेशन नहीं, एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं करना चाहते। उनका हमेशा बहुत क्लियर मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन होना चाहिए विद इन 4 वॉल्स ऑफ लॉ, यानी कि कानून के दायरे के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन हमें करने हैं। दूसरा, वो पब्लिक ओपिनियन तो बनाना चाहते ही हैं, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट भी करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे लोगों को अपने पॉलिटिकल राइट्स भी पता हो, ठीक है, और ब्रिटेन के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, और वो ये बहुत क्लियरली भी समझते हैं कि ये डायरेक्ट चैलेंज देने का समय अभी नहीं है, अभी हम इतने पावरफुल और ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं, इसलिए इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो आप इसमें सी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट्स। जो मॉडरेट नेशनलिस्ट हैं, जो उदारवादी राष्ट्रवादी हैं, उनके संबंध में, उनके योगदान के संबंध में। पहला, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का मतलब है कि जो ब्रिटेन का विस्तारवाद और राजशाहीवाद और उपनिवेशवाद है, उसका आर्थिक आलोचना, ठीक है। आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने कॉन्सेप्ट दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ का, और इस तरीके से ये एक बेसिक प्रॉपर आर्थिक आलोचना करना ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसीज का, तो ये वो लोग करते हैं। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपोगेंडा इन लेजिस्लेचर। वो ये मानते हैं कि हमें कानून के दायरे के अंदर में काम करना है, तो इसके लिए पहले संविधान में सुधार होने चाहिए, लेजिस्लेचर में भारतीयों को एंट्री मिलनी चाहिए, और जब हम लेजिस्लेचर में बोलेंगे, विधायिका में जब हम अपनी बात रखेंगे, तो ये धीरे धीरे पूरी देश में फैलेगा। तो लेजिस्लेचर में प्रोपोगेंडा करना, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव था, मेथोडोलॉजी थी। तीसरा, कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। वे प्रशासनिक सुधार की भी मांग करते हैं, और डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स, यानी कि लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए भी बात करते हैं। तो जो अर्ली मॉडरेट नेशनलिस्ट्स हैं, वो इन चारों के बारे में बात करते हैं। आप इसमें डी लगाइए। ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, Which among the following foreigners served as a president of Congress session? A.O. Hume, Henry Cotton, Annie Besant। ठीक है, अब देखिए A.O. Hume जो है वो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है, जो कि प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में, ठीक है ना, लेकिन वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी भी नहीं बनते, ठीक है, उन्होंने केवल उसको शेप दिया, आइडिया उनका था। दूसरा, हेनरी कॉटन। हेनरी कॉटन जो है, ये साहब 1904 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, और एनी बेसेंट जो है वो 1917 में 1917 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हैं, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 ये दोनों कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन A.O. ह्यूम कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी नहीं रहे, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। नंबर 1, नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स टू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर रेज्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया था इस एक्ट में, 1892 के एक्ट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि केंद्रीय जो विधायिका थी और प्रांतों में जो विधायिका थी, उनमें नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ाया गया था। ठीक है, जब जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें गवर्नर जनरल और उसके साथ साथ 10 से 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो सकते हैं, ये प्रोविजन किया गया। यानी कि पहले 6 से 10 हो सकते थे, अब 10 से 16 कर दिया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, 10 to 16। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, the non-official members of Indian Legislative Council were to be nominated by Bengal Chamber of Commerce and Provincial Legislative Councils। ठीक है, तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका नॉमिनेशन कैसे होना था? उनका नॉमिनेशन होना था बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के।
ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और जो चौथा प्रोविजन है, बजट कुड नॉट बी डिस्कस्ड, तो यूं समझिएगा कि बजट को डिस्कस किया जा सकता था, ये प्रावधान था, और इसके साथ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते थे। ठीक है, तो बजट को डिस्कस करना और क्वेश्चंस पूछना, ये दोनों प्रोविजंस इसमें इंक्लूडेड थे। तो इसलिए चौथा पॉइंट सही नहीं है, तो इसमें आप भी लगाइए 1, 2 और 3। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आपको यहां तक समझ में आ रही है सारी चीजें? कोई डिस्कशन में इश्यू हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, कर्जन ब्रॉट द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया, विच नंबर 1 removed social sciences from the curriculum of private universities to curb nationalism। ठीक है, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज एक्ट था, कर्जन था, उसमें उन्होंने सोशल साइंसेस को खत्म कर दिया, जिससे नेशनलिज्म की भावना ना बढ़े। ठीक है, दूसरा, डिड अवे द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज थी उनके क्षेत्रीय अधिकार को दूर कर दिया, खत्म कर दिया। तीसरा, ब्रॉट ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो जितने भी विश्वविद्यालय थे सबको सरकार के अंडर में ले आए, सरकार के कंट्रोल में ले आए। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनलाइज्ड ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीयकृत किया। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि कर्जन ने जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लाया था उसमें इनमें से क्या था। ठीक है, तो देखिए कर्जन के बारे में समझिएगा, यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। कर्जन ने जो है जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिर रहा था उस पर बहुत सीरियस कंसर्न दिखाई, और वहां पर जो इनडिसिप्लिन हो रहा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इस पर भी उसका बहुत ज्यादा ध्यान था। ठीक है, इसलिए वो जो यूनिवर्सिटीज थी ना, उनको मानता था कि यूनिवर्सिटीज, कर्जन का ये मानना है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, कर्जन का ये मानना है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अब फैक्ट्री बन गई हैं पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरीज की, यानी कि अब वो यूनिवर्सिटीज ना होकर के पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरीज प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्रीज बन गई हैं। ठीक है, इसीलिए उसने एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 1902 में, यानी कि 1902 में यूनिवर्सिटीज कमीशन का गठन किया। ठीक है ना, और पूरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में अध्ययन करने के लिए इस कमीशन का प्रयोग किया। ठीक है, इसके साथ साथ इस कमीशन की रिपोर्ट के बेस पर वो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लेकर के आता है, 1904 में। ठीक है, और इसके द्वारा, इस इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 के द्वारा, वो इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लेता है। तो अब आप समझ गए हैं कि इसमें हमें कौन सा लगाना है, सी लगाना है। ठीक है, यानी कि सभी यूनिवर्सिटीज अब किसमें होंगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, the Charter Act of 1813 promoted modern sciences in the country. Number 2, Macaulay's Minute led to promotion of mass education. Number 3, Hunter Education Commission report is considered as the Magna Carta of English education. ठीक है, अब देखिए जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने देश में आधुनिक विज्ञान को प्रमोट किया। ठीक है, जो 1813 का चार्टर एक्ट है उसने इंडियंस को लर्निंग के लिए एनकरेज किया। ठीक है, और साथ ही साथ मॉडर्न साइंस को भी देश में लाने का प्रयास किया। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले इसके बारे में मानते हैं कि इंडियन लर्निंग जो है वो यूरोपियन लर्निंग से बहुत ही इंफीरियर है, बहुत ही निकृष्ट है, बहुत ही तुच्छ है।
ठीक है। तो जो 1813 का एक्ट है वो इंडिया में मॉडर्न साइंसेस को प्रमोट करने का काम करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर। मैकॉले का जो मिनट है वो मास एजुकेशन को बढ़ाता है। ठीक है। तो मैकॉले का जो मिनट है वो मास एजुकेशन के लिए नहीं था, वो एक तरीके से एक ग्रुप को बनाने के लिए और एक ग्रुप जो ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करता हो उसको बनाने के लिए था। तो ये नहीं कह सकते हैं कि मैकॉले का मिनट मास एजुकेशन के प्रमोशन के लिए था। सेकंड पॉइंट आपका गलत है। तीसरा, हंटर एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, उसको इंडिया में एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लास्ट डिस्कशन में, लास्ट चैप्टर वाले डिस्कशन में हम लोगों ने बात की थी और हमने आपको बताया था मैग्ना कार्टा ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया वुड डिस्पैच को कहा जाता है, वुड्स डिस्पैच को, ठीक है, ना कि हंटर कमीशन को। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो आप इसमें लगाइए 2 and 3 यानी कि सी। ठीक है। तो ये हो गए वो 10 क्वेश्चन जो हमने इस चैप्टर से आपको बना कर दिए थे। मेरे ख्याल से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 9 तक। कल हम लोग जो चैप्टर लेंगे वो है एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, चैप्टर नंबर 10, एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद का दौर। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई या कहीं पर आपको लगता है डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन भी अवश्य प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।